लड़ाई खत्म होने के बाद लियू शेंग शांति से अपने हाथों को जेब में डालकर चला जाता है। गिलेई का बेहोश शरीर उसके पीछे अखाड़े के फर्श पर पड़ा रहता है। स्टेडियम में शुरुआती झटका जल्द ही उत्साह और अविश्वास के जोरदार धमाके में बदल जाता है। दर्शक अपनी सीटों से उछल पड़ते हैं, चिल्लाते हुए कि लियू शेंग, एक लेवल 10 योद्धा, ने अभी एक ही पल में एक लेवल 12 योद्धा को हरा दिया है। वे घोषणा करते हैं कि अमर खून की शक्ति सच में डरावनी और राक्षसी है। खासकर एक दर्शक जिसने लियू शेंग के जीतने पर शर्त लगाई थी, वे खुशी से भर जाता है। वे अपना जीतने वाला टिकट हवा में ऊंचा लहराता है, हंसते हुए और चिल्लाते हुए कि वह जीत गया। वे इतना खुश है कि वे मजाक में लियू शेंग को अपना पिता कहता है, कहते हुए कि अब उसे अंतरिक्ष में नहीं कूदना पड़ेगा। एक ऐसा भाग्य जो शायद उसे अपनी शर्त हारने पर झेलना पड़ता। उद्घोषक भी शानदार नतीजे से उतना ही उत्साहित है। वे अपनी मुट्ठी भींचता है, मैच को अविश्वसनीय बताते हुए कहता है कि वह टूर्नामेंट की जारी रहने का और इंतजार नहीं कर सकता। वापस प्राइवेट देखने वाले बॉक्स में माहौल तनाव से भरा है। सेबेस्टियन और हिल स्टार सेक्टर के सेक्टर प्रमुख नतीजे से हैरान होकर चुप रह जाते हैं। सेक्टर प्रमुख पूरी तरह से हिल गई है, बार बार असंभव बड़बड़ा रही है। वह यह समझ नहीं पा रही है कि लड़ाई सिर्फ एक ही चाल में कैसे तय हो गई। जैसे ही वह समझती है कि उसने अभी क्या देखा है, वह लियू शेंग की शक्ति का विश्लेषण करना शुरू करती है, यह निष्कर्ष निकालते हुए कि उसके पास इतनी ताकत होने के लिए उसने कम से कम 4 बार अपनी सीमाओं को तोड़ा होगा। यह सोचकर कि एक मामूली लेवल 10 योद्धा ऐसा कारनामा कर सकता है, वह पूरी तरह से सदमे में आ जाती है। हालांकि सेबेस्टियन का सदमा जल्दी ही दूर हो जाता है, उसकी जगह बेहिसाब खुशी ले लेती है। वह जोर से उत्साहित होकर हंसता है, लियू शेंग को एक सच्चा राक्षस कहता है। वह अपने अतीत के बारे में सोचता है, यह मानते हुए कि वह लेवल 10 पर होने पर सिर्फ एक बार अपनी सीमा तोड़ पाया था। फिर वह उत्सुकता से सोचता है कि जब लियू शेंग आखिरकार लेवल 12 पर पहुंचेगा तो वह शक्ति के कौन से अविश्वसनीय नए स्तरों पर पहुंचेगा। उसके चेहरे पर एक चौड़ी, शरारती और अविश्वसनीय रूप से गर्व भरी मुस्कान फैल जाती है, जो शानदार जीत और उसके प्रतिद्वंदी को मिले पूरे सदमे से साफ तौर पर खुश है। अभी भी अपनी एक्साइटमेंट में डूबा हुआ सेबेस्टियन हिल स्टार सेक्टर की हैरान सेक्टर चीफ की ओर मुड़ता है। वह मजाक उड़ाते हुए अपनी पुरानी दोस्त से पूछता है कि वह अभी क्या कह रही थी। उसे याद दिलाता है कि वह लियू शेंग और मॉनरो के बीच लड़ाई देखना चाहती थी। फिर वह एक शरारती मुस्कान के साथ कहता है कि ऐसा लगता है कि उसे आखिरकार वह मैच देखने को मिलेगा। पूरी तरह से घबराई हुई सेक्टर चीफ हकलाती है, अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करती है। वह जबरदस्ती हंसती है और मानती है कि लियू शेंग का प्रदर्शन शानदार था, लेकिन जल्दी से कहती है कि उसका चैंपियन मॉनरो गिले से बिल्कुल अलग लेवल पर है। अब और अपमान बर्दाश्त नहीं करना चाहती। वह अचानक घोषणा करती है कि उसे याद आया कि उसे कुछ काम है और जल्दी से चली जाती है। एक्लेसिया उसे हल्की मजेदार मुस्कान के साथ जाते हुए देखती है। जैसे ही वह जाती है, सेबेस्टियन बच्चों की तरह खुशी से झूम उठता है, हवा में मुट्ठी लहराता है। वह चिल्लाता है कि उसे वही मिला जिसकी वह हकदार थी और उसे खुशी है कि वह गुस्सा है। साथ ही लियू शेंग की इतनी शानदार होने के लिए तारीफ करता है। उसके जश्न को एक्लेसिया रोकती है, जो शांति से बताती है कि लियू शेंग पहले ही हमें कई शानदार सरप्राइज दे चुका है, लेकिन इस जीत ने उनकी सभी उम्मीदों को पूरी तरह से पार कर दिया है। उसकी बातों से वह शांत हो जाता है और अपना खुशी का डांस रोक देता है, शर्मिंदा होकर उससे सहमत होता है। उसकी एक्साइटमेंट एक पल की शांत हैरानी में बदल जाती है जब वह अपनी दाढ़ी सहलाता है। खुद से सोचता है कि उनका अविश्वसनीय चैंपियन लियू शेंग सच में कितनी दूर जा सकता है। जैसे ही लियू शेंग अपनी जीत के बाद एक गलियारे से गुजरता है, उसका चेहरा शांत और सोच में डूबा हुआ होता है। अचानक वह रुकता है, उसके चेहरे पर सवालिया निशान होता है क्योंकि वह कुछ महसूस करता है। वह तेजी से अपना सिर घुमाता है और अब अंधेरे अखाड़े के स्टैंड की ओर देखता है। उसकी नज़र एक सलीके हुडिड वाले आदमी पर टिकती है जो उसे घूर रहा होता है। मॉनरो की अकेली दिखने वाली आंख तेज नीली रोशनी से चमकती है और उसके होठों पर एक हल्की चुनौती भरी मुस्कान होती है। घूरने की तीव्रता से लियू शेंग बहुत असहज महसूस करता है। उसका एक मजेदार कार्टून वाला चिबी वर्जन घृणा से कांपता है। खुद से सोचता है कि यह कितनी डरावनी नजर है और इसकी तुलना एक अय्याश द्वारा निशाने पर बनाए जाने से करता है। तभी तनावपूर्ण पल उसके कम्युनिकेटर के वाइब्रेशन से टूट जाता है। वह कॉल उठाता है और एक होलोग्राफिक स्क्रीन दिखाई देती है जिसमें उसकी बहन चिंगा दिखती है, जो बहुत ज्यादा उत्साहित है। वह खुश होती है और कहती है कि उसका बड़ा भाई कितना अविश्वसनीय रूप से कूल था। उसकी तारीफ करती है कि उसने अपने विरोधियों को पूरी तरह से हरा दिया और मजाक में पूछती है कि क्या वह सच में उसका भाई है।
वह तारीफ करती रहती है, उससे पूछती है कि उसने अपने बालों को सुनहरा कैसे किया और जोर देती है कि उसे अपनी शानदार तकनीकें सिखानी होंगी। लियू शेंग गर्मजोशी भरी लेकिन थोड़ी थकी हुई मुस्कान के साथ सुनता है। उसके विचार कहीं और चले जाते हैं। हालांकि जब वह कॉल पर होता है तो अचानक उसका चेहरा पूरी तरह से हैरान हो जाता है। एक शक्तिशाली और परेशान करने वाली मौजूदगी छा जाती है उस पर, जो मोनरो की पिछली नज़र से बिल्कुल अलग थी। वो जल्दी से अपने दोनों कंधों के ऊपर देखता है। उसका चेहरा अब गंभीर और उलझन में है। वो खुद से सोचता है कि वो कौन था जिसने उसे कुछ देर पहले वो अजीब सा एहसास कराया था। टूर्नामेंट जारी है और जबकि बाद के मैच रोमांचक हैं जिसमें योद्धा जोरदार तरीके से लड़ रहे हैं, उनमें से कोई भी लियू शेंग एक लेवल 10 फाइटर के लेवल 12 के विरोधी को हराने के चौंकाने वाले नज़ारे की बराबरी नहीं कर सकता। यहाँ तक कि जब दूसरे राउंड के मैच शुरू होते हैं तब भी भीड़ उसकी अविश्वसनीय जीत पर उत्साह से भरी हुई है और कई दर्शक अभी भी बात कर रहे हैं कि वो कितना अद्भुत था। इस बीच लियू शेंग एक ऊंची बालकनी पर अकेला खड़ा है, स्टेडियम को देख रहा है, लेकिन उसका मन कहीं और है। वो खुद से सोचता है कि वो कौन है जो उसे लगातार देख रहा है। वो सोचता है कि एक रहस्यमयी शक्तिशाली नज़र बार बार दिखाई देती है और गायब हो जाती है, और अगर उसकी अपनी अत्यधिक संवेदनशील आध्यात्मिक शक्ति नहीं होती तो शायद वो इसे पूरी तरह से चूक जाता। वो ध्यान देता है कि हर बार जब वो नज़र के स्रोत का पता लगाने की कोशिश करता है तो वो बिना किसी निशान के गायब हो जाती है। इससे वो एक चौंकाने वाले निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अगर वो देखने वाले को नहीं ढूंढ सकता तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति उसकी अपनी शक्ति से ज्यादा होनी चाहिए। जैसे ही वो इसके नतीजों पर विचार करता है, लियू शेंग की आंखों में हल्की नीली रोशनी चमकती है। उसकी अपनी आध्यात्मिक शक्ति लेवल 11 के शिखर पर है, इसलिए किसी के लिए उसे बिना पता चले देखने के लिए उनकी शक्ति उसकी अपनी शक्ति से कहीं ज्यादा होनी चाहिए। उसे अचानक एहसास होता है कि वो रहस्यमयी देखने वाला कम से कम लेवल 13 का होना चाहिए। ये सोच कि टूर्नामेंट में इतनी अविश्वसनीय क्षमता का कोई और मास्टर मौजूद हो सकता है, रहस्य को और गहरा कर देता है। वो वीआईपी बॉक्स को स्कैन करता है जहां सेक्टर प्रमुख और अन्य उच्च पदस्थ अधिकारी बैठे हैं, लेकिन वो जल्दी से इस विचार को खारिज कर देता है कि उनमें से कोई एक स्रोत है, ये सोचते हुए कि ये असंभव है। इससे उसके पास बाकी प्रतियोगियों में से केवल 2 संभावनाएं बचती हैं। मुनरो और चैन युशु दोनों ने ही उसमें खुली और बिना छिपी दिलचस्पी दिखाई है। जैसे ही वो अखाड़े को देखता हुआ खड़ा होता है, वो इन 2 शक्तिशाली और रहस्यमयी प्रतिद्वंदियों के बारे में सोचता है। लियू शेंग की नज़र नीचे खाली स्टैंड में ध्यान कर रहे एक अकेले व्यक्ति चैन युशु पर टिकती है। जब लियू शेंग उसे देखता है तो उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। वो मन ही मन सोचता है कि क्या ये वही हो सकता है। वो सोचता है कि चैन युशु इतना बेपरवाह है कि वो उसे एक नज़र भी नहीं देखेगा। फिर उसका चेहरा आत्मविश्वास से सख्त हो जाता है। वो अपनी मुट्ठी भींचता है, ये तय करते हुए कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो रहस्यमयी देखने वाला कौन है। अगर उसे टूर्नामेंट में उनका सामना करना पड़ा तो वो बस उन्हें पीट पीट कर मार डालेगा। हालांकि ये मुलाकात उसे आत्मचिंतन के एक पल की ओर ले जाती है। उसे एहसास होता है कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने के खतरे में है। इसे ठीक करने का फैसला करते हुए वो ध्यान केंद्रित करने के लिए एक शांत जगह ढूंढता है। वो अपनी आंखें बंद करता है और ध्यान केंद्रित करता है, अपनी आंतरिक शक्ति प्रणाली में प्रवेश करता है और अपनी आध्यात्मिक क्षमताओं को अपग्रेड करने के लिए उसकी गहराई में डूब जाता है। कुछ समय बाद टूर्नामेंट फिर से शुरू होता है। उद्घोषक फाइनल के दूसरे राउंड के लिए जोड़ियों की घोषणा करने के लिए मंच पर आता है, जहां 7 बचे हुए प्रतियोगियों में से 4 को चुना जाएगा। सभी को आश्चर्य होता है। लियू शेंग का नाम बाई के लिए निकाला जाता है, जिसका मतलब है कि वो बिना लड़े ही अगले दौर में पहुंच जाता है। उद्घोषक खुशी से उसकी अविश्वसनीय किस्मत पर टिप्पणी करता है। नीचे एक और मैच शुरू होते हुए बालकनी से देखते हुए लियू शेंग मन ही मन मुस्कुराता है। वो जोर से सोचता है कि क्या उसकी किस्मत सच में इतनी अच्छी है या ये सुविधाजनक परिणाम किसी पर्दे के पीछे की हेरफेर का नतीजा हो सकता है। अपने प्राइवेट बॉक्स में हिल स्टार सेक्टर का सेक्टर प्रमुख गुस्से से सेबेस्टियन का सामना करता है। उस पर और आयोजकों पर लियू शेंग को फायदा देने के लिए ड्रॉ में हेरफेर करने का आरोप लगाता है। एक घमंडी गुस्सा दिलाने वाली मुस्कान के साथ सेबेस्टियन लापरवाही से हाथ हिलाता है और दावा करता है कि उसका इससे कुछ लेना देना नहीं था। दूसरी जगह लान लियू शेंग के पास आता है, उसे बताता है कि उसका प्रदर्शन बिल्कुल शानदार रहा है। फिर वो बताता है कि ब्रैकेट को इस तरह से व्यवस्थित किया गया है कि अन्य 2 शीर्ष दावेदार मुनरो और क्यांग युशु को शेष टॉप वरीयता प्राप्त खिलाड़ियों के खिलाफ अलग अलग मैचों में रखा गया है।
लान निष्कर्ष निकालता है कि ये लगभग गारंटी देता है कि लियू शेंग फाइनल राउंड में उनमें से किसी एक का सामना करेगा। हालांकि कोई चिंता दिखाने के बजाय लियू शेंग बस अपने सिर के पीछे हाथ रखकर फर्श पर लेट जाता है, झपकी लेने की तैयारी करता है। लान पूरी तरह से हैरान और अवाक रह जाता है, ये सोचकर कि लियू शेंग इतना शांत कैसे हो सकता है और फाइनल से ठीक पहले सो भी सकता है। वो बस यही निष्कर्ष निकाल पाता है कि लियू शेंग सच में आत्मविश्वास के दूसरे ही लेवल पर है। टूर्नामेंट जारी रहता है और उद्घोषक अपनी हमेशा की जबरदस्त एनर्जी के साथ स्टेज पर अगले सेमीफाइनल मैच मुनरो वर्सेस ज़ेन की घोषणा करता है। अखाड़े में ज़ेन ख्वांगलोंग सींगों वाला एक विशाल मांसल व्योर्य योद्धा मुनरो को चुनौती देते हुए दहाड़ता है। वो घोषणा करता है कि वो 150 साल पहले मुनरो से हार गया था, लेकिन अब जब उसने एक नई शक्तिशाली टेक्निक में महारत हासिल कर ली है तो वो आखिरकार उसे हरा देगा। हालांकि मुनरो बस देखता रहता है। उसने पूरी तरह बेपरवाही से जवाब दिया, पूछा कि वो कौन है और कहा कि उसे उसके बारे में कुछ भी याद नहीं है। इस आखिरी अपमान से गुस्सा होकर जेन क्वांगलोन का चेहरा गुस्से से बिगड़ गया और वो चिल्लाया कि वो मुनरो को मार डालेगा। उसका शरीर एक हिंसक बैंगनी आभा से भर गया और वो हवा में उछला, एक विनाशकारी हमले के लिए अपनी मुट्ठियों में बहुत ज्यादा कड़कड़ाती हुई ऊर्जा जमा कर रहा था। मुनरो बिल्कुल शांत रहा। उसकी अकेली दिखने वाली आंख एक तेज ठंडी रोशनी से चमक रही थी और उसके चारों ओर बर्फ के टुकड़े गिरने लगे। इससे पहले कि जेन क्वांगलोंग का हमला पास भी आ पाता, मुनरो ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। पल भर में उसका विरोधी हवा में पूरी तरह जम गया, बर्फ की एक विशाल नुकीली जेल में कैद हो गया। मुनरो के एक भी मांसपेशी हिलाए बिना पूरी तरह हार गया। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।